चंद्रपुर राज्य में पीताम्बर नाम का एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन धार्मिक कार्यों, कथा वाचन और पूजा पाठ के माध्यम से किसी तरह से चलता था। जो भी दक्षिणा या आशीर्वाद स्वरूप धन मिलता, उससे वह अपने परिवार की गुजर बसर करता था। उसका परिवार भी बड़ा सरल और संयमित था। उसकी पत्नी कल्याणी सादगी और बुद्धिमता का प्रतीक थी। वह हर कठिनाई में पंडित का साथ निभाती थी। उनके 2 छोटे बेटे और एक बेटी सुकन्या थी, जिनके लालन पालन में पीताम्बर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। सुकन्या अब युवा अवस्था में पहुंच चुकी थी और उसका विवाह उनके लिए सर्वोपरि था और उसका विवाह उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया था। एक दिन कल्याणी ने चिंतित स्वर में पंडित जी से कहा, सुनिए जी, सुकन्या का विवाह अब सिर पर आ गया है, लेकिन घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कैसे करेंगे बेटी का ब्याह? रात दिन यही सोचकर मेरा तो दिल बैठा जाता है। पीताम्बर गहरी सोच में डूब गया। बेटी का विवाह हर माता पिता के लिए एक जिम्मेदारी होती है और गरीब ब्राह्मण होने के कारण उनके लिए यह कार्य पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा था। कल्याणी ने पीताम्बर को सांत्वना देते हुए कहा, देखिए, बेटी गरीब की हो या अमीर की, उसका विवाह तो नियत समय पर हो ही जाता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे महाराज आदित्य सेन बड़े ही दयालु और विद्वानों के प्रति आदर भाव रखते हैं। आप उनके पास जाइए और सहायता मांगिए। यह सुनकर पीताम्बर ने असमंजस भरे स्वर में कहा, नहीं कल्याणी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता हूँ। यह तो भीख मांगने के जैसा होगा और मैं यह कभी नहीं कर सकता हूँ। कल्याणी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप इसे भीख मांगना क्यों समझते हैं? राजा का धर्म है प्रजा की सहायता करना और ब्राह्मण का धर्म है उचित कार्य के लिए सहायता स्वीकार करना। अगर हम हमारी बेटी के विवाह जैसे पुण्य कार्य के लिए मदद मांगते हैं तो इसमें लज्जा की क्या बात है? पत्नी की बातों ने पीताम्बर को सोचने पर मजबूर कर दिया। कल्याणी के विश्वास और सुकन्या के भविष्य की चिंता ने उन्हें राजा से मदद मांगने का साहस दिया। उन्होंने कहा, ठीक है कल्याणी, अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। पीताम्बर महाराज आदित्य सेन के पास जाने का विचार तो कर चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच बना हुआ था। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कल्याणी से कहा, परंतु कल्याणी, तुम तो जानती ही हो कि महाराज आदित्य सेन की विचित्र आदत है। वह सहायता तभी करते हैं जब कोई उनकी ली गई बुद्धिमानी की कठिन परीक्षा में सफल हो जाता है और यही बात मुझे डरा रही है। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, यह तो पूरा राज्य जानता है कि महाराज बहुत ही ज्ञानी और चतुर हैं। उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है लेकिन असंभव नहीं। फिर आप तो स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण हैं, आपको डरने की जरूरत ही क्या है? पीताम्बर ने चिंता भरे स्वर में उत्तर दिया, तुम समझ नहीं रही हो कल्याणी, अगर मैं उनकी परीक्षा में असफल रहा तो यह केवल मेरी हार न होगी, यह पूरे राज्य के सामने मेरी प्रतिष्ठा पर आँच होगी। सोचो, एक ब्राह्मण की सार्वजनिक बेइज्जती कितनी बड़ी बात होगी। कल्याणी ने उनके कांपते हुए मन को दृढ़ता से थामते हुए कहा, आप हार की बात क्यों सोचते हैं जी? आप माँ सरस्वती की उपासना कीजिए, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगी और
मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप परीक्षा में सफल होकर ही लौटेंगे। आप में ज्ञान और बुद्धि दोनों ही है। बस आत्मविश्वास रखिए। फिर थोड़ा रुककर उसने एक और सुझाव दिया, और मेरी मानिए तो अपने दोनों बेटों को भी साथ लेकर जाइए। वे युवा हो चुके हैं और उनकी चतुराई और साहस आपके काम आ सकती है। मुश्किल घड़ी में परिवार ही तो सबसे बड़ी ताकत बनता है। कल्याणी की बातों ने पीताम्बर के डगमगाए हृदय में दृढ़ता का बीज बो दिया। उनकी आंखों में विश्वास झलक रहा था और उनकी हर बात पीताम्बर को नया साहस दे रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है कल्याणी, अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो मैं महाराज के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अपने बेटे को भी साथ ले चलूंगा। भगवान मेरी लाज रखेंगे। पत्नी की दृढ़ता और अपने बच्चों का सहारा लेकर पीताम्बर ने महाराज से सहायता मांगने का साहस जुटा लिया। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही पीताम्बर अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मन में विचारों का असीम झंझावत था। वह बार बार सोच रहा था, आज तक मैंने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। अपने परिश्रम और भाग्य के सहारे ही जीवन का हर दिन काटा, लेकिन आज अपनी बेटी के विवाह के लिए मांगनी पड़ रही है। यह कितना अजीब और अपमानजनक महसूस हो रहा है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे यह सोचकर और भी घबराहट हो रही थी कि राजा मुझसे क्या पूछेंगे। अगर मैं उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ और यदि मैं उनकी परीक्षा में असफल रहा तो सारा राज्य मुझ पर हंसेगा। विचारों की इसी कश्मकश में वह राजमहल के भव्य द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर खड़े पहरेदार ने उसे रोका और आने का कारण पूछा। पीताम्बर ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और महाराज से मिलने आया हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र भी हैं। पहरेदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर भीतर जाकर राजा को समाचार दिया। दरबार में बैठे महाराज आदित्य सेन अपने साम्राज्य की नीति पर चर्चा कर रहे थे। पहरेदारों ने झुककर कहा, महाराज की जय हो। राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने दो पुत्रों के साथ खड़ा है। वह आपसे भेंट करना चाहता है। महाराज ने अपने गहरे स्वर में आदेश दिया, अच्छा ऐसा है तो उस ब्राह्मण को अंदर भेज दो। मैं देखना चाहता हूँ कि किस कारण से वह मुझसे मिलने आया है। पहरेदार ने तुरंत ब्राह्मण को संदेशा दिया और भीतर जाने का मार्ग दिखला दिया। पीताम्बर ने एक गहरी सांस ली, मानो भीतर प्रवेश करने से पहले अपने सारे भय और संकोच को बाहर छोड़ना चाह रहा हो। वह अपने पुत्रों के साथ राज दरबार की ओर बढ़ा, जहां राजा अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। महल के भव्य खंभे, सुनहरे झूमर और दीवारों पर चित्रित नक्काशी पीताम्बर की साधारण दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में अब भी यह प्रश्न गूंज रहा था, राजा मुझसे क्या पूछेंगे और क्या मैं उनकी परीक्षा में सफल हो पाऊंगा। ब्राह्मण पीताम्बर अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराज के भव्य दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में झिझक पर चेहरे पर गहरी विनम्रता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महाराज। महाराज ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए ब्राह्मण देवता, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। पीताम्बर ने हल्की कांपी आवाज में कहा, महाराज मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है।
लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे घर में दरिद्रता का वास है। अपनी बेटी का विवाह करने में मैं असमर्थ हूँ, इसीलिए भारी मन से आपकी शरण में आया हूँ, यह आशा लेकर कि आप मेरी सहायता करेंगे। महाराज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर एक क्षण चुप रहने के बाद बोले, ब्राह्मण देवता, आपकी चिंता हम समझते हैं। आपकी बेटी के विवाह जैसे पवित्र कार्य में सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण की मदद ना करें तो फिर किसकी करें? पीताम्बर की आंखों में आशा की चमक लौट आई। लेकिन तभी महाराज ने आगे कहा, लेकिन हमारी एक परंपरा है, हम उन्हीं की सहायता करते हैं जो हमारी बुद्धि की परीक्षा में सफल होते हैं। यदि आप और आपके पुत्र इसके लिए तैयार हैं तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। पीताम्बर ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह आपके न्यायपूर्ण स्वभाव का प्रमाण है। मैं और मेरे पुत्र आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप आज्ञा करें महाराज। महाराज ने पीताम्बर की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हैं इसीलिए पहले आपकी परीक्षा होगी। यदि आप इसमें सफल हुए तो आपके पुत्रों की परीक्षा ली जाएगी। पीताम्बर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आप उचित समझे महाराज। कृपया मुझे अपनी परीक्षा के योग्य समझकर आज्ञा दें। महाराज ने गहरी सांस ली और फिर बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें एक अधूरी कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें इसी ढंग से पूरा करना होगा, यही तुम्हारी परीक्षा होगी। पीताम्बर ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप कहानी सुनाइए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। महाराज ने सभी दरबारियों की ओर नजर डाली जिनमें उत्सुकता का संचार हो गया था। फिर उन्होंने पीताम्बर की ओर देखा और अपनी बुद्धिमत्ता से भरी परीक्षा के लिए कहानी शुरू करते हुए कहा, तो सुनो ब्राह्मण देवता। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था, अचानक उसने दक्षिण दिशा से किसी पक्षी की असामान्य आवाज सुनी। यह आवाज इतनी विचित्र थी कि उसका मन बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि दक्षिण दिशा से जो पक्षी की आवाज आ रही है, जाओ और पता लगाओ कि वह पक्षी कौन है और यह आवाज क्यों आ रही थी। यह कार्य तुरंत होना चाहिए। सेवक राजा का हुक्म पाकर थोड़ा असमंजस में था, परंतु उसने राजा के आदेश को सर्वोपरि माना। महल के बाहर निकलते हुए वह मन ही मन सोच रहा था, महाराज भी कितने अजीब हैं, इतनी रात को पक्षी की आवाज की जांच करने भेज दिया। यह घना अंधकार, वीरान और ठंडी हवाएं, आखिर में कैसे पता लगाऊं कि महाराज ने किस पक्षी की आवाज सुनी थी, वह पक्षी कहाँ होगी। क्या कहूँ, महाराज से अगर कुछ पता न चला तो। इन्हीं विचारों में उलझा सेवक दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था कि अचानक से उसने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी हृदय विदारक थी कि उसका ध्यान तुरंत आवाज की ओर खिंचा गया। उसने सावधानी पूर्वक झाड़ियों के समीप जाकर देखा जहां से आवाज आ रही थी। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध हो गया। झाड़ियों के पीछे 4 आदमी खड़े थे और क्रूर व्यक्ति एक आदमी को निर्दयता से पीट रहे थे। वहीं पास ही में एक स्त्री खड़ी थी जो अपने आंसुओं में डूबी हुई उस निर्दोष व्यक्ति को बचाने की गुहार लगा रही थी। सेवक का हृदय इस दृश्य को देखकर विद्रोह कर उठा। उसने साहस पूर्वक कदम बढ़ाया और उन क्रूर लोगों को ललकारते हुए गरज कर कहा, ठहरो दुष्टों,
यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। सेवक अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन चारों के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने सेवक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेवक वीरता से लड़ा। उसकी ताकत और साहस के आगे एक क्रूर व्यक्ति ढेर हो गया। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी के तीनों भयभीत हो गए और अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग खड़े हुए। सेवक ने घायल व्यक्ति की ओर देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसने तुरंत उसकी सहायता की। सेवक ने घायल व्यक्ति और रोती हुई स्त्री को सांत्वना दी। स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, हम परदेसी हैं, इस अजनबी नगर में ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। यदि आप समय पर ना आते तो यह लोग हमें मार ही डालते। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक ने स्नेह भरे शब्द में कहा, चिंता मत करो बहन, ईश्वर जो भी करता है भले के लिए ही करता है। मैं किसी और काम से निकला था, लेकिन शायद यही मेरी नियति थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आओ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। इसके बाद सेवक ने उन्हें साथ लिया और पास की एक धर्मशाला में ले गया। वहां उनके रहने का उचित प्रबंधन किया और यही सुनिश्चित किया कि वे सुर और आरामदायक स्थिति में रहें। स्त्री और उस घायल व्यक्ति ने सेवक को बार बार धन्यवाद दिया। सेवक ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। जब सेवक वापस महल में पहुंचा तो महाराज ने तुरंत उसे बुलाया और कड़े स्वर में पूछा, तो बताओ, क्या पता चला वह कौन सा पक्षी था जिसकी आवाज मैंने सुनी थी? सेवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, क्षमा कीजिए, मैं उस पक्षी का पता नहीं लगा सका। महल से बाहर निकलते ही मुझे एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो कुछ लुटेरे एक व्यक्ति पर हमला कर रहे थे और एक स्त्री रो रही थी। मुझे लगा कि उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने पहले उनकी मदद की और उन्हें एक सुनिश्चित स्थान पर पहुंचा दिया। सेवक की बात को सुनकर महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था उसे अधूरा छोड़कर तुम दूसरे काम में लग गए। यह हमारी आज्ञा का उल्लंघन है। राजा के आदेश का पालन न करना अक्षम्य अपराध है। तुम्हारा यह आचरण अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है, इसीलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। महाराज ने कड़े स्वर में आदेश दिया, इस सेवक को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। राजा के आदेश की अवहेलना का यही परिणाम है। सेवकों ने तुरंत सेवक को पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिए। सेवक ने बिना किसी प्रतिरोध के अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि संतोष था। उसने मन ही मन सोचा, यदि किसी की जान बचाने के कारण मुझे दंड भुगतना पड़ा तो यह भी एक सम्मान है। अगली रात राजा ने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था कि अचानक उसे फिर से वही पक्षी की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज पहले से अधिक स्पष्ट और रहस्यमय थी। राजा को लगा कि इस आवाज के पीछे कोई गहरा रहस्य है। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं इस आवाज का कारण पता लगाएगा। राजा अपने शाही वस्त्र और तलवार के साथ अकेले ही दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा, जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरी रात थी, ठंडी हवाएं और गहरा सन्नाटा, लेकिन राजा का साहस अडिग था। कुछ दूर चलने के बाद उसे झोपड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई।
उसने सतर्क होकर झाड़ियों के करीब जाकर देखा। वहां कुछ लोग छिपे हुए थे। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर भी नजर आ रहा था। राजा और नजदीक जाकर उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वहां दो आदमी आपस में गहरी साजिश की बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, देखो भाई, हमें किसी भी हालत में महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है। यह जानकारी अगर विजयनगर के राजा तक पहुंचा दी तो वह हमें भारी इनाम देंगे। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। यह काम हमें मिलकर पूरा करना होगा। यह हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। उनकी बातें सुनकर राजा का मन क्रोध और चिंता से भर गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह दोनों शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं, जो उसके महल में घुसने और राज्य को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। राजा ने ठान लिया कि इन जासूसों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। उसने एक पल भी देरी ना करते हुए अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। जासूसों को राजा की इस वीरता और अचानक हमले की उम्मीद न थी। थोड़ी ही देर में राजा ने दोनों जासूसों का वध कर दिया। इसके बाद राजा ने झाड़ियों और उस झोपड़ी के आसपास का निरीक्षण किया, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि कोई और जासूस तो वहां छिपा नहीं है। जब सब कुछ सुरक्षित हो गया तो राजा महल में लौट आया। महल में पहुंचते ही उसने तुरंत आदेश दिया कि हमारे सेवक को कारागार से बाहर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में सेवक को रिहा कर दिया गया। इतनी कहानी सुनाकर महाराज आदित्य सेन ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, तो बताओ ब्राह्मण। कहानी के अनुसार जब राजा ने एक बार अपने सेवक को दंड दे दिया, फिर राजा ने उसे मुक्त क्यों किया? क्या तुम इसका उत्तर जानते हो? ब्राह्मण पीताम्बर ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोले, महाराज, मैं आपकी इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मुझे इसे विस्तार से बताने का अवसर दें। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ अनुमति दी और तब ब्राह्मण पीताम्बर ने कहना शुरू किया, महाराज, इस कहानी में राजा ने अपने सेवक को मुक्त करते समय उससे यही कहा था, सैनिक, तुम निर्दोष हो। जिस पक्षी का पता लगाने का कार्य तुम्हें सौंपा गया था, उसका पता लगाने हम स्वयं भी गए थे। हमने शत्रु देश के गुप्तचर का भांडाफोड़ तो कर दिया, लेकिन उस परिंदे की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। एक सच्चा योद्धा वही करता है जो समय और हालात की मांग हो। तुमने भी वही किया जो उस समय उचित था। परिस्थितियां और समय का विश्लेषण करके ही निर्णय लेना एक सैनिक का धर्म है और तुमने यह कर्तव्य भली भांति निभाया। तुमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और अपने राज्य की रक्षा की। इसीलिए मैं तुम्हें निर्दोष घोषित करता हूँ। जाओ और सदा की भांति अपनी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से राज्य की सेवा करते रहो। राजा ने ब्राह्मण देवता की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही ब्राह्मण देवता, आपका उत्तर सत्य और न्यायपूर्ण है। आपने परीक्षा में सफलता पाई है। आपका विवेक प्रशंसनीय है। अब राजा आदित्य सेन ने ब्राह्मण के बड़े बेटे विजय की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? विजय ने राजा की बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर आत्मविश्वास से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। कृपया अपनी आज्ञा दें। राजा ने उसकी दृढ़ता और साहस से प्रसन्न होकर कहा,
सुनो विजय, तुम्हारी परीक्षा कठिन होगी। यह केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और साहस की परीक्षा है। उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सत्य और न्याय के साथ साथ तुम्हारे चरित्र को भी उजागर करे। अब ध्यान से सुनो। राजा की यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से विजय की परीक्षा के आरंभ का इंतजार करने लगे। तब राजा ने कहा, खेड़ा गांव के मुखिया हरसुख अपनी बुद्धिमता और अनोखे सवालों के लिए प्रसिद्ध थे। हर सुबह जब गांव वाले अपने काम काज में व्यस्त होते थे, मुखिया चौपाल में बैठकर अपनी पहेलियां और प्रश्न पूछने लगते थे। उनके सवाल सरल नहीं होते थे, वे हमेशा कुछ ऐसा पूछते थे जो सुनने वाले के दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक लड़का था जो अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। चाहे सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, बिरजू हर बार उसका उत्तर बड़ी ही साहस और सूझबूझ से देता था। उसकी कुशाग्र बुद्धि की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक दिन मुखिया ने बिरजू को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ओ बिरजू, तुम्हारी अकल की बड़ी तारीफ सुनी है। चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक मुश्किल सा सवाल करता हूँ। क्या तुम ऐसे दो व्यक्तियों को ला सकते हो जिनमें से एक ने अपने जीवन में कभी सच ना बोला हो और दूसरा ऐसा जिसने कभी झूठ ना बोला हो? सवाल सुनते ही चौपाल में बैठे सभी लोग चौंक गए। यह सवाल तो वास्तव में अजीब और कठिन लग रहा था। सभी की निगाहें अब बिरजू पर टिक गई थीं। बिरजू ने थोड़ा सोचा, फिर बड़े ही आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, यह काम मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपको ऐसे दो व्यक्ति लाकर दिखाऊंगा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। मुखिया ने हैरानी और दिलचस्पी के साथ कहा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ, परंतु याद रखना तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते हो। मुझे कल तक जवाब चाहिए। बिरजू ने सिर झुकाकर हामी भर दी। पूरा गांव अब यह जानने के लिए बेचैन था कि बिरजू इस मुश्किल चुनौती को कैसे पूरा करेगा। मुखिया जो हमेशा अपने सवालों से दूसरों को चौंकाते थे, इस बार खुद इंतजार में था। अगले दिन बिरजू किसे लेकर आएगा, यह सवाल सभी के मन में गूंजने लगा। अगले दिन सुबह चौपाल में गांव वाले उत्सुकता से इकट्ठा हुए। सभी की निगाहें रास्ते पर थीं, क्योंकि हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि बिरजू मुखिया की चुनौती का सामना कैसे करेगा। थोड़ी देर में बिरजू मुखिया के सामने आया। उसके साथ एक साधारण दिखने वाला आदमी था। मुखिया ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, बिरजू, क्या तुम उन दोनों व्यक्तियों को लेकर आए हो जिनके बारे में मैंने पूछा था? बिरजू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मुखिया जी, मैंने आपके आदेश का पालन किया और उन दोनों गुणों वाले व्यक्तियों को आपके सामने लाया हूँ। मुखिया ने अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन बिरजू, तुम्हारे साथ तो सिर्फ एक ही आदमी है, दूसरा कहाँ है? बिरजू ने जवाब दिया, क्षमा करें मुखिया जी, लेकिन आपके कहे के अनुसार जिन दो व्यक्तियों के गुण की आप बात कर रहे थे, वे दोनों इस एक आदमी में ही मौजूद हैं। मुखिया ने अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहा, बिरजू, क्या तुम पागल हो गए हो? एक ही आदमी में दो व्यक्तियों के गुण कैसे हो सकते हैं? इतनी कहानी सुनाकर राजा आदित्य सेन ने ब्राह्मण पीताम्बर के बड़े बेटे विजय से गंभीर स्वर में कहा, युवक विजय, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? क्या तुम्हारे पास इसका उत्तर है? विजय ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, महाराज,
आपकी आज्ञा हो तो आपकी शर्त के अनुसार मैं इस कहानी को पूरा करके सुनाऊंगा। महाराज ने हामी भर दी। तब ब्राह्मण पुत्र विजय ने कहा, महाराज, बिरजू ने मुखिया से जो कहा वह बिल्कुल सही था। उसने बड़ी ही चतुराई से अपने उत्तर में गहराई और सच्चाई का संगम किया था। बिरजू ने मुखिया को यह समझाया कि यह आदमी ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही सच, क्योंकि यह जन्म से ही गूंगा है। यही कारण है कि वह दोनों व्यक्तियों के गुण का प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यक्ति झूठ बोलने की कला से दूर है और सच बोलने के गुण से वंचित है। बिरजू ने परिस्थितियों को भली भांति समझकर मुखिया को अपने उत्तर से संतुष्ट कर दिया था। मुखिया पल भर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बिरजू, तुम्हारा तर्क बड़ा ही अनोखा और विचारशील है। तुमने वाकई समझदारी और चतुराई से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। राजा आदित्य सेन विजय के उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह विजय, वाह! तुमने इस कहानी को जिस बुद्धिमानी और सूझबूझ से पूरा किया, उसने मुझे प्रभावित कर दिया है। तुम्हारी उत्तर देने की कला और समझ वाकई अद्भुत है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। युवक, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज से तुम्हारी समझदारी और कौशल को हम अपनी सभा का हिस्सा मानते हैं। सभा में मौजूद सभी लोग विजय की बुद्धिमत्ता और राजा की प्रशंसा में मगन हो गए। विजय ने राजा को प्रणाम किया और अपनी जीत को स्वीकार किया। राजा आदित्य सेन ने अब ब्राह्मण पीताम्बर के दूसरे पुत्र की ओर देखते हुए कहा, युवक, अब हम तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? युवक ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप कृपया प्रश्न पूछें। राजा रमन सेन मुस्कुराए और फिर बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। यह उस काल की बात है जब मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी। मानव अपने आविष्कारों और कौशल से अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था। सुख और समृद्धि की तलाश में हर कोई अपनी राह बना रहा था। उसी युग में एक साधारण और मेहनतकश जुलाहा रहता था जिसका नाम था बीरम। बीरम का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें संघर्ष और ममता की गहराई थी। उसकी पत्नी का निधन उनके दोनों पुत्रों सूरज और चंद्र के बचपन में ही हो गया था। अपनी पत्नी को खोने का दुख बीरम के दिल में एक गहरे घाव की तरह था, लेकिन उसने अपने दोनों बेटों के लिए अपने आंसुओं को छिपा लिया। वह जानता था कि अब उसे ही पिता और माँ दोनों का कर्तव्य निभाना है। बीरम का दिन कठिन परिश्रम से गुजरता। वह सुबह से देर रात तक कपड़े बुनता ताकि अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सके। सूरज और चांद दोनों बड़े ही नटखट और चुलबुले थे। कभी वे गांव के तालाब के पास खेलते तो कभी पड़ोसियों को अपनी शरारतों से परेशान करते। बीरम उन्हें डांटता तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा ममता और प्यार झलकता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सूरज और चांद किशोर अवस्था में पहुंच गए। बीरम के कंधों पर अब उम्र का असर साफ दिखने लगा था। काम की थकान और अकेलेपन का बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती, एक ऐसी महिला जो घर को सजा संवार कर रखती, मेरे बच्चों को माँ का प्यार देती और मेरे जीवन को थोड़ा हल्का कर देती। लेकिन भगवान ने मुझे यह सुख देने से पहले ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया।
कभी कभी वह भगवान से गहरी प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी राहत दीजिए, मेरे बेटे को सही राह दिखाइए और इस घर में एक बार फिर से खुशियों की रौनक भर दीजिए। यही सोचते हुए उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती थीं, लेकिन हर सुबह वह अपनी दुख भरी बातों को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ जागता। उसे विश्वास था कि उसके जीवन में एक दिन सुख और शांति जरूर आएगी। एक दिन गांव के चौपाल पर शंकर, जो कि बीरम का पुराना मित्र था, उससे मिलने आया। हंसी मजाक के बीच शंकर ने कहा, बीरम भाई, सुना है कि तुम्हारे दोनों पुत्र अब विवाह के योग्य हो गए हैं। बीरम ने कहा, हाँ भाई शंकर, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब समय आ गया है कि मेरे बेटों के जीवन में भी एक नई शुरुआत हो। यह सुनकर शंकर ने उत्साह से कहा, तो बस समझो कि बात बन गई। मेरी दो पुत्रियां फुलवा और चमेली विवाह के योग्य हो गई हैं। वे न केवल सुंदर हैं बल्कि गृहस्थी में भी निपुण हैं। मैं चाहता हूँ कि वे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बने। बीरम की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रसन्नता से कहा, शंकर भाई, इसमें पूछने की बात क्या है। मैं इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बेटियाँ हमारे घर में सुख और खुशियाँ लाएंगी। इसी प्रकार जल्दी ही उन दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से फुलवा और चमेली से संपन्न हो गया। जब दोनों बहुएं घर आईं तो उनका स्वागत पूरे परिवार और गांव वालों ने पूरे हर्षोल्लास से किया। नई बहू ने घर में कदम रखते ही अपने कार्यों से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने उस अस्त व्यस्त घर को न केवल सजाया संवारा बल्कि उसे एक ऐसा सुखद और शांतिपूर्ण स्थान बना दिया जिसे देखकर बीरम का दिल खुशी से भर गया। एक दिन घर को सजीव और व्यवस्थित देखकर बीरम के मन में एक विचार उठा कि आज मेरी वर्षों की प्रार्थना सफल हो गई। यही वह घर है जिसे मैंने सपनों में देखा था, सजाया संवारा, हंसते खेलते चेहरों से भरा हुआ। अब मुझे लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। खुशियों से भरा हुआ यह एक वर्ष कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन फुलवा और चमेली ने बीरम के पास आकर बड़े ही प्रेम से कहा, पिताजी, हमें अपने मायके गए हुए पूरा एक वर्ष हो गया है। हम चाहती हैं कि आप हमें 1 महीने के लिए अपने माता पिता से मिलने की अनुमति दें। यह सुनकर बीरम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बहू, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे यहाँ रहने से घर में रौनक है। अगर तुम चली जाओगी तो यह घर फिर से उजड़ जाएगा। बीरम की बात को सुनकर दोनों बहुएं स्तब्ध हो गईं। उनके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी कि बीरम का अकेलेपन का डर उसकी बातों में झलक रहा है। कुछ दिन यूं ही बीत गए तो फुलवा और चमेली अपने ससुर द्वारा रोके जाने के बावजूद मायके जाने की इच्छा को लेकर आपस में चर्चा करने लगी। एक दिन फुलवा ने चमेली से कहा, चमेली बहन, हमें एक बार फिर ससुर जी से मायके जाने की आज्ञा मांगनी चाहिए। आखिर 1 साल व्यतीत हो गया है और माता पिता भी हमारी राह देख रहे होंगे। चमेली ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बहन, लेकिन पिछली बार तो ससुर जी ने साफ मना कर दिया था। इस बार हमें देखना होगा कि वे क्या कहते हैं। उनकी बातचीत पास खड़े बीरम ने सुन ली। वह जानता था कि उनकी बहू में उससे फिर से माँ के जाने की अनुमति मांगेगी। बीरम का अकेलापन और घर के किसी से सूना हो जाने का डर उसे भीतर तक परेशान कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह दोनों बहुएं
मायके जाने की बात ही भूल जाएं। क्यों ना मैं उन्हें कोई असंभव कार्य सौंप दूं, ऐसा कुछ जो वे पूरा ही ना कर सके। अगले दिन बीरम ने दोनों बहुओं को बुलाया और अपनी गंभीर आवाज में उनसे कहा, फुलवा चमेली, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मैं समझता हूँ कि तुम अपने मायके जाना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। यह सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य और खुशी से झूम उठी। फुलवा ने उत्साहित होकर पूछा, क्या सच पिताजी आप हमें अनुमति दे रहे हैं? बीरम ने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों बहुएं थोड़ा परेशान हुई, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर पूछा, कौन सी शर्त पिताजी? बीरम ने गंभीर स्वर में कहा, फुलवा तुम्हें अपने मायके से कागज में आग लानी होगी और चमेली तुम्हें कागज में हवा लानी होगी। याद रखना, यह मेरा आखिरी इच्छा है। अगर तुम दोनों ऐसा नहीं कर पाई तो इस घर में वापस लौटने की कोशिश भी मत करना। बहुएं मायके जाने की खुशी में बीरम की शर्त की गंभीरता को ठीक से समझ ही नहीं पाई। उन्होंने उत्साह से उत्तर दिया, जी पिताजी, हम आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बीरम ने कठोर चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसके भीतर का डर थोड़ा शांत हो गया। उसे विश्वास था कि बहुएं उसकी यह असंभव रखने वाली शर्त पूरी नहीं कर पाएंगी और इसीलिए वे मायके जाने का साहस भी न करेंगी। किंतु फुलवा और चमेली तो उसी दिन अपने मायके के लिए रवाना हो गईं। घर से जाते समय दोनों के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वे लौटने की तैयारी में व्यस्त हुई, बीरम का घर सूना और उदास हो गया। वह एक बार फिर से अपने खाली घर में अकेलेपन के बोझ तले दब गया। बीरम अकेले घर में बैठा सोच रहा था, क्या मेरी शर्त इतनी कठिन है कि मेरी बहू इसे पूरा नहीं कर सकेंगी? अगर वे कागज में आग और हवा नहीं ला पाई तो क्या वे सचमुच इस घर में वापस नहीं आएंगी? क्या मेरा घर फिर से उजड़ जाएगा? यही विचार उसके मन को लगातार मथ रहा था, लेकिन वह अपने अकेलेपन के डर को छुपाए हुए बाहर से कठोर बना रहा। उधर फुलवा और चमेली अपने मायके पहुंची, जहां उनका बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत हुआ। माता पिता और भाइयों ने उन्हें देखकर खुशी से झूमते हुए कहा, आओ बिटिया, तुम्हारा तो पूरे साल से इंतजार कर रहे थे। अब घर में रौनक आ जाएगी। मायके का सुख और अपनापन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे बचपन की यादों में लौट आई हों। खेल, हंसी, बातें और उत्साह में एक महीना कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर वह दिन आया जब उन्हें अपने ससुराल वापस लौटने की बात याद आई। एक दिन फुलवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमारे ससुराल लौटने का समय हो गया है। ससुर जी से हमने केवल 1 महीने की अनुमति ली थी। चमेली ने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन माँ, इस बार वापसी इतनी आसान नहीं है। हमें ससुराल एक विशेष शर्त के साथ जाना होगा। माँ ने उत्सुकता से पूछा, शर्त कैसी? फुलवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ससुर जी ने मुझसे कागज में आग लाने को कहा है। चमेली ने तुरंत अपना कहा जोड़ा, कागज में हवा लाने को मुझसे कहा है। यह सुनते ही माँ हक्की बक्की हो गई। क्या कागज में आग और हवा? यह भला कैसे संभव है? बेटियां, तुम क्या अनर्गल बातें कर रही हो? फुलवा ने समझाया, नहीं माँ, हम मजाक नहीं कर रही हैं। ससुर जी ने यही शर्त रखी है। उन्होंने साफ कहा था कि यदि हम इन उपहारों के बिना लौटे तो हमें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। माँ चिंता में डूब गई। उन्होंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों ने तो मुझे बड़ी ही समस्या में डाल दिया है। ऐसा कागज कहाँ मिलेगा जो आग और
हवा दोनों को अपने भीतर समेट सके, सोच समझकर हाँ क्यों नहीं कहा था। चमेली ने विनती करते हुए कहा, माँ जो हुआ सो हुआ, अब कृपया कोई उपाय निकालिए, हमें यह समस्या हल करनी होगी। माँ ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, चिंता मत करो, इस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं जिन्हें सभी मत प्रधान कहते हैं। वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। चलो हम उनके पास चलते हैं। यही कहते हुए माँ ने दोनों बहनों का हाथ थामा और उन्हें मत प्रधान के पास ले गई। घर से निकल पड़ी। रास्ते में फुलवा और चमेली के दिल में उम्मीद की नई किरण थी। सोचने लगी, शायद मत प्रधान हमारी इस असंभव सी लगने वाली समस्या का कोई समाधान निकाल पाए। कुछ देर के बाद फुलवा और चमेली उसकी माँ प्रधान के पास पहुंची। प्रधान गांव में अपनी अद्भुत बुद्धिमानी और समस्या को हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही वे उनके घर पहुंची, उनकी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, आप हमारे गांव के सबसे ज्ञानी और समझदार व्यक्ति हैं। मेरी बेटियों की समस्या इतनी कठिन है कि इन्हें केवल आप ही सुलझा सकते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। प्रधान जी ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और फिर पूछा, क्या परेशानी है बेटा, अपनी बात बताओ। फुलवा और चमेली ने अपनी पूरी समस्या विस्तार से बता दी। प्रधान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। अगर इंसान अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग करे तो हर बात संभव है। यह सुनकर दोनों बहुएं बड़ी ही खुश हुई। प्रधान ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कुछ पल सोचा और फिर बोले, समस्या हल करना है तो सरल है, लेकिन तुम दोनों को थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। राजा आदित्य सेन ने तब कहानी को यहीं रोकते हुए कहा, ब्राह्मण पीताम्बर के छोटे बेटे, अब तुम बताओ कि प्रधान ने समस्या का समाधान कैसे किया होगा। ब्राह्मण पीताम्बर का छोटा बेटा, जिसका नाम अजीत था, अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज मत प्रधान वाकई में अपने समय का बड़ा ही बुद्धिमान और व्यवहारिक व्यक्ति था। उसने फुलवा और चमेली की समस्या को ध्यान से सुना और अपनी आंखें बंद करके कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटियों मैं तुम्हारी दोनों समस्याओं को हल कर दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चला गया। फुलवा चमेली और उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा में उत्सुकता पूर्वक खड़ी रहीं। कुछ ही देर में मत प्रधान एक अनोखी चीज लेकर बाहर आया, एक सुंदर कागज से बना पंखा। उसने मुस्कुराते हुए चमेली की ओर पंखा बढ़ाया और कहा, लो चमेली, यह कागज का पंखा है, इसे डुलाने पर ठंडी हवा आती है, तुम इसे अपने ससुर को दे देना। जब वो इसे देखेंगे और डुलाएंगे तो समझ आ जाएगा कि तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी है। प्रधान जी का पंखा देखकर दोनों बहनें बड़ी ही खुश हुईं। प्रधान जी, आपने तो हमारी हर कठिन समस्या का हल इतनी आसानी से निकाल दिया, यह तो जादू जैसा लगता है। तब प्रधान हंसते हुए कहने लगा, बेटी यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह तो समझदारी और धैर्य का खेल है। हर समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। फुलवा भी उत्सुक होकर बोली, प्रधान जी, आपने चमेली की समस्या का हल तो निकाल दिया, अब मेरी बारी है। मुझे के लिए कागज में आग ले जानी है, क्या आप इसका भी उपाय हैं? मत प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटी, हर समस्या का समाधान समय पर मिलता है, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए भी एक हल लेकर आता हूँ। यही कहकर मत प्रधान फिर से अपने घर के भीतर चला गया। फुलवा चमेली और उसकी माँ के मन में
उत्सुकता और उम्मीद की नई लहर दौड़ गई। वे बेसब्री से इंतजार करने लगी कि प्रधान जी अगली समस्या का समाधान किस तरह निकालेंगे। मत प्रधान अपनी गहरी सोच और चतुराई के लिए मशहूर था। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने ध्यान से सोचा कि फुलवा की समस्या का हल ऐसा होना चाहिए जो ससुर जी को न केवल संतुष्ट करे बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता पर भी मोहर लगा दे। कुछ ही देर में वह अपने कार्यशाला से बाहर आया। उसके हाथों में एक कागज से बना हुआ कैंडल था जो बड़ी ही सफाई और कलात्मकता से बनाया गया था। उसने कैंडल फुलवा को सौंप दी और कहा, लो बेटी, यह कागज का कैंडल है। इसे तुम अपने ससुराल लेकर जाओ। दिन में यह घर की शोभा बढ़ाएगा और रात को इसमें दीपक जलाओगी तो यह प्रकाश फैलाएगा। इस प्रकार तुम कागज में आग भी ले जाओगी। फुलवा ने कैंडल को ध्यान से देखा और उसकी खूबसूरती और उपयोगिता पर मंत्रमुग्ध हो गई। प्रधान जी, यह तो कमाल का उपाय है। आप सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपने हमारी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। मत प्रधान मुस्कुराया और बोला, याद रखो बेटी, हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। बस हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य से काम लेना होता है। अब जाओ और आत्मविश्वास के साथ अपने ससुराल लौटो। फुलवा और चमेली अपने अपने उपहार को लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंची। उनके आते ही ससुर ने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुम दोनों मेरे कहे गए उपहार लेकर आई हो? फुलवा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, जी पिताजी, यह देखिए कागज का कैंडल। दिन के समय इसे द्वार पर टांग देंगे जिससे कि यह हमारे घर की शोभा को बढ़ाएगा और रात को इसमें हम दीपक जलाएंगे तो यह आग का प्रकाश फैलाएगा। ससुर ने कैंडल को ध्यान से देखा और उसकी उपयोगिता पर विचार किया। उन्होंने गर्व से सिर हिलाया और कहा, वाह बहू, तुमने मेरी शर्त तो पूरी कर दी। यह न केवल उपयोगी है बल्कि हमारे घर की शोभा भी बढ़ाएगा। अब चमेली ने कागज का पंखा ससुर को सौंपा और बोली, पिताजी, यह देखिए, यह कागज का पंखा है। इसे अपने चेहरे के पास लगाइए। ससुर ने जैसे ही पंखे को चलाया, ठंडी और सुखद हवाएं उसके चेहरे पर पड़ गईं। उन्होंने खुशी से कहा, यह तो अद्भुत है। यह पंखा न केवल हमारे परिवार को सुख देगा बल्कि इसकी उपयोगिता दुनिया भर में प्रचलित होगी। लोग इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और राहत महसूस करेंगे। ससुर ने दोनों बहुओं की बुद्धिमानी और मत प्रधान के समाधान पर बहुत गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। इस घर में तुम्हारा स्थान केवल बहुओं का नहीं बल्कि इस परिवार की असली शक्ति का है। इस तरह फुलवा और चमेली ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ाई और यह साबित किया कि बुद्धिमानी और सरलता से बड़ी समस्या का हल निकाला जाता है। उनका यह उदाहरण वर्षों तक लोगों की चर्चा का विषय बना रहा। राज्यसभा में एक गहरी शांति छाई हुई थी। अजीत ने जब अपनी कहानी समाप्त की तो उसके शब्दों की गुहार किसी के मन में रह गई। राजा और सभा के सभी सदस्य उसकी बुद्धिमानी और विवेक की प्रशंसा कर रहे थे। महाराज आदित्य सेन के चेहरे पर एक गहरी संतोष की छवि उभरी। आजीवक से बोले, तुमने जिस कुशलता और समझदारी से अपनी बात रखी है वह प्रशंसनीय है। तुम्हारी कहानी न केवल ज्ञानवर्धक थी बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और बुद्धि का भी परिचय देती है। तुम हमारी कसौटी पर पूरी तरीके से खरे उतरे हो। महाराज ने ब्राह्मण देवता और उनके पुत्रों की ओर देखा और फिर कहा, ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे पुत्र सचमुच में अद्वितीय विद्वान और गुणी हो।
मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पुत्री के लिए पुण्य कार्य में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरे इस निर्णय में मेरी और एक इच्छा जुड़ी हुई है। ब्राह्मण पीताम्बर ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, क्या अब भी कोई शर्त शेष है? महाराज मुस्कुराए और बोले, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे दोनों पुत्रों विजय और अजीत से हो जाए। यह मेरा अंतिम निर्णय है। यह सुनकर ब्राह्मण और सभा के अन्य सदस्य अचंभित हो गए। एक गहरी खामोशी भी छा गई। तभी ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटियां तो राजकुमारियां हैं और मेरे पुत्र, वह तो एक साधारण परिवार से है। यह विवाह भला कैसे संभव हो सकता है? महाराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। मैंने इसे बहुत सोच समझकर ही लिया है। धन और पद से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि उसके गुण, चरित्र और बुद्धिमानी उसे महान बनाते हैं। अजीत और विजय साधारण परिवार से हो सकते हैं, परंतु उनके ज्ञान और सद्गुण राजसी खून से कहीं अधिक मूल्यवान है। वे मेरी ही बेटियों के योग्य हैं। जब महारानी को इस निर्णय का पता चला तो उन्होंने चिंता और विरोध के साथ महाराज से कहा, महाराज, आपने यह क्या किया? राजकुमारियों का विवाह साधारण युवकों के साथ निश्चित कर दिया। यह हमारे राज्य की परंपरा और मान्यता के अनुकूल नहीं है। महाराज ने अपनी रानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, महारानी, तुमने सही कहा कि अजीत और विजय निर्धन परिवार से है, लेकिन वे साधारण नहीं है। वे तो बहुमूल्य रत्न हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, आदर्श और कर्तव्य निष्ठा हमारी बेटियों के जीवन को पूर्ण और सुखमय बना सकती हैं। यह विवाह हमारे परिवार के लिए एक अनमोल उपहार होगा। महाराज के इस अडिग विश्वास के आगे रानी भी झुक गईं। इसके बाद राजमहल में धूमधाम से पहले पीताम्बर की पुत्री सुकन्या का विवाह उसके लिए तय किए गए भाभी वर के साथ हुआ। फिर उसी मंडप में महाराज आदित्य सेन ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ब्राह्मण पीताम्बर के दोनों पुत्रों के साथ संपन्न कराया। पूरे राज्य में इस समारोह की धूम मच गई। फिर राजकुमारियां राजमहल की शोभा छोड़कर प्रेम, सम्मान और बुद्धिमानी की छाया में नए घर में चली गईं। विजय और अजीत ने अपने गुणों से न केवल राजकुमारियों के जीवन को संवार दिया, बल्कि पूरे राज्य को यह संदेश भी दिया कि सच्ची महानता व्यक्ति के आचरण और गुणों में होती है, न कि उसके धन और वंश में। इस तरह साधारण परिवार के यह दो युवक राज्य के सबसे मूल्यवान नागरिक बन गए और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई।